हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये वाले वीडियो में बात करेंगे जितने भी सारे नए ट्रांसफर अपडेट्स आए हैं सबको लेके। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। तो हॉयलैंड के लिए जो पहला बीड मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सबमिट किया था वो रिजेक्ट हो चुका है। जैसा कि मैंने मेरे पिछले वाला वीडियो में बोला भी था कि फर्स्ट बीड जो है वो शायद रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अटालांटा का जो आस्किंग प्राइस है और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो बीड सबमिट किया उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है और इसलिए ये वाला जो बीड है ये रिजेक्ट हो गया। लेकिन अगर सारे टीयर 1 सोर्सेस के रिपोर्ट को मान के चले तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी भी हॉयलैंड के साइनिंग में पीएसजी से बहुत आगे है, क्योंकि पीएसजी ने जो बीड सबमिट किया है वो ऑलरेडी मैनचेस्टर यूनाइटेड का पहला वाला जो बीड है उससे कम है। तो उसमें भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का एडवांटेज है और ये चीज फाब्रिजियो ने बार बार क्लियर करके बोल दिया कि रास्मुस हॉयलैंड ओनली वांट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड मूव, क्योंकि उसके साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो प्लेयर एग्रीमेंट है वो भी ऑलरेडी हो चुका है। और अगर आप प्रोजेक्ट वाइज भी कंसीडर करो तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो प्रोजेक्ट है वो पीएसजी से ज्यादा अपीलिंग है रास्मुस हॉयलैंड के लिए, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में उसको रेगुलर फर्स्ट 11 मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है रादर देन पीएसजी। और वो ये चीज बहुत दिन से क्लियरली बोल दिया है कि ही ओनली वांट्स टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो पहला बीड अगर रिजेक्ट हो गया तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि अटालांटा इज ऑल्सो रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि अटालांटा को भी मालूम है वो लोग जो आस्किंग प्राइस मांग रहे हैं वो मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं देगा। अगर आप फाब्रिजियो का पुराने वाला रिपोर्ट्स को भी मान के चलो तो उसमें भी उसने साफ साफ ये चीज बोल दिया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड विल सबमिट अ बिड फॉर रास्मुस हॉयलैंड, लेकिन उन लोगों को मालूम है कि वो लोग ओवर पे नहीं करेंगे और अटालांटा का जो आस्किंग प्राइस है उसको मैच नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड जो सेकंड बिड सबमिट करेगा वो आपका करंट बिड से 10 मिलियन ज्यादा होगा। जो पहला वाला बिड रिजेक्टेड हो गया है उसमें 60 मिलियन का बिड था, जिसमें 50 मिलियन यूरो आपका अपफ्रंट फ्री था और 10 मिलियन आपका एड ऑन था। तो नेक्स्ट जो बिड मैनचेस्टर यूनाइटेड सबमिट करेगा वो आपका 60 मिलियन अपफ्रंट फी होगा और 10 मिलियन एड ऑन हो सकता है। तो अगर ये बिड मैनचेस्टर यूनाइटेड सबमिट कर देता है तो मेरे ख्याल से अटालांटा ये बिड एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि 50 और 70 के बिल्कुल ही बीचों बीच में 60 आता है। तो उस चीज में दोनों ही क्लब एग्री कर लेंगे मुझे लगता है। और हॉयलैंड वाला रेस में पीएसजी पहले भी नहीं था और पीएसजी का बिड सबमिट करने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि पीएसजी हॉयलैंड के लिए आगे जा पाएगी, क्योंकि हॉयलैंड इज रेडी टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो मुझे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को अभी और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द अपना जो सेकंड बिड है उसको सबमिट कर देना चाहिए, क्योंकि सेकंड बिड सबमिट करने के बाद हॉयलैंड का जो डील है वो बहुत जल्द क्लोज ऑफ होगा, ऐसा मुझे लगता है। और इसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड से जितने भी सारे आउटगोइंग्स हैं उनको लेके थोड़ा बात कर लेते हैं। एंथोनी इलांगा का जो मूव था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी लाइन में फ्रेड है। फ्रेड का जो आउटगोइंग होगा वो कौन से क्लब में होगा ये अभी तक डिसाइडेड नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी इसमें एक क्लैरिटी आ जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो है कि स्कॉट मैक्टोमिनी के लिए वेस्ट हैम या फिर कोई दूसरा क्लब ऑफिशियल बिड सबमिट करता है कि नहीं, क्योंकि स्कॉट मैक्टोमिनी अगर जाता है तो स्कॉट मैक्टोमिनी को बेच के हम लोग 30 से 35 मिलियन तो आसानी से ही जनरेट कर पाएंगे और वो चीज हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को मिडफील्ड में और भी ज्यादा रिक्रूटमेंट की जरूरत है। तो इसी के साथ इसके बाद जो टॉपिक में बात करेंगे वो है आपका सोफियान अमराबाद। देखिए बहुत सारे जगह से रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि सोफियान अमराबाद के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो डील है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ प्लेयर एग्रीमेंट हो चुका है और उसका जो बिड है वो भी एक्सेप्टेड हो गया है। तो ये डील बहुत जल्दी क्लोज ऑफ हो जाएगा और ऐसा न्यूज मोरक्को के बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी आ गया है। लेकिन मेरे ख्याल से ये सारे रूमर्स हैं, इसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज अ लिमिटेड बजट। उसमें आपका मेसन माउंट और आंद्रेना ऑलरेडी हो चुका है, अभी हॉयलैंड भी होने वाला है। इसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास कोई पैसा बचेगा ही नहीं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जब तक सेल नहीं करता, वो आपका फ्रेड हो, वो आपका डॉनी वैन डे बीक हो या फिर वो आपका स्कॉट मैक्टोमिनी हो, उससे पहले सोफियान अमराबाद के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड जा ही नहीं सकता। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास पैसा नहीं है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड खामोखा आगे जाके प्लेयर के साथ एग्रीमेंट कंप्लीट करके बिड सबमिट नहीं करेगा। इस चीज में मैनचेस्टर यूनाइटेड इस ट्रांसफर मार्केट में अभी थोड़ा स्मार्टली मूव कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग देखें लास्ट ट्रांसफर विंडो में जब फ्रैंकी डी जॉन्ग का सागा हुआ था उस टाइम पे मैनचेस्टर यूनाइटेड
प्लेयर के साथ प्लेयर एग्रीमेंट करने से पहले ही क्लब के साथ एग्रीमेंट करके बैठा था और क्लब के साथ उसका प्राइस डिस्कस कर रहे थे, लेकिन फ्रैंकी डी जॉन्ग के साथ वो लोग कोई प्लेयर एग्रीमेंट किए ही नहीं और वो सागा लंबा खींचता गया। तो उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए इस ट्रांसफर विंडो में अगर आप लोग देखें तो जितने भी सारे साइनिंग्स अब तक हुआ है, जैसे कि आपका माउंट, आपका ओनाना और अभी रास्मुस हॉयलैंड वाला जो डील होने जा रहा है, उसमें भी मैनचेस्टर यूनाइटेड पहले प्लेयर के साथ सक्सेसफुली एग्रीमेंट कर लिया, उसके बाद क्लब के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। तो इस चीज में पॉजिटिव क्या है कि अगर आप प्लेयर के साथ पहले ही आप और प्लेयर दोनों सेम पेज में आ जाते हो तो उसके बाद पेरेंट क्लब के साथ नेगोशिएट करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि प्लेयर इज ऑलरेडी डिसाइडेड टू ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। जिस चीज के लिए अभी रास्मुस हॉयलैंड वाला डील में भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का ज्यादा एडवांटेज है ओवर पीएसजी, उस हिसाब से अगर देखो तो जब मैनचेस्टर यूनाइटेड का आउटगोइंग या सेल हो जाएगा उस टाइम के बाद सोफियान अमराबाद के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड पहले जाएंगे प्लेयर एग्रीमेंट करने के लिए। प्लेयर एग्रीमेंट वंस इट इज डन उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफिशियल बिड सबमिट करेगा, लेकिन इस चीज में अभी भी बहुत टाइम है और ये चीज फैब्रिजियो ने भी बार बार अपने वीडियोस में और अपने जितने भी सारे पोस्ट है उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड हॉयलैंड के बाद पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे उनके आउटगोइंग्स पे। वंस आउटगोइंग्स आर सक्सेसफुली डन उसके बाद ही वो लोग अगले मिडफील्डर टारगेट के लिए या फिर सोफियान अमराबाद जो उनके विश लिस्ट में है बहुत दिनों से, उनके लिए आगे जाएंगे। तो जब तक आउटगोइंग्स नहीं होता तब तक सोफियान अमराबाद वाला जो डील है वो नहीं होगा और जितने भी सारे रिपोर्ट्स आए हैं उनको देख के ज्यादा एक्साइटेड मत हुई। दिस इज नॉट द टाइम टू गेट एक्साइटेड क्योंकि ये बहुत प्रीमेच्योर हो जाएगा। वंस फैब्रिजियो कंफर्म्स इट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्लेयर एग्रीमेंट, उसके बाद हम लोग एक्साइटेड हो सकते हैं। इसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड में बात करेंगे आपका आंद्रे ओनाना का जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसको लेके। जितने भी सारे रिपोर्ट्स अभी तक आए हैं, हालांकि कोई टियर 1 सोर्सेस ने अभी भी ये चीज कंफर्म नहीं किया, लेकिन बहुत जल्दी कंफर्म कर देगा क्योंकि दूसरे क्लब्स के जितने भी प्लेयर्स हैं उनका सैलरी उतना ज्यादा डिस्क्लोज नहीं होता सोशल मीडिया में जितना मैनचेस्टर यूनाइटेड के जितने भी सारे प्लेयर्स हैं उनका होता है। तो आई एम श्योर कि आंद्रे ओनाना के भी आ जाएगा, अब तक नहीं आया है वो ही एक बढ़िया बात है। तो जब आ जाएगा तब तो कंफर्मेशन आ जाएगा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि आंद्रे ओनाना का जो करेंट सैलरी है वो आपका 100K के आसपास है और डेविड डी गिया का जो सैलरी था वो था आपका 375K के आसपास। तो अगर ये चीज सच होता है तो दिस इज अ वेरी गुड बिजनेस डन बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड और इस सैलरी से हम लोग जो सेविंग्स कर पाएंगे वो दूसरे प्लेयर्स के सैलरी में और दूसरे प्लेयर खरीदने में हम लोग का इन्वेस्टमेंट के लिए काम आएगा। तो अगर ये चीज सच होता है तो ये बहुत बढ़िया बिजनेस है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए जो बहुत दिन बाद देखने को मिला। इसके बाद बात करेंगे चेल्सी को लेकर और चेल्सी से इस वक्त जो सबसे बड़ा न्यूज है वो है आपका मोइसेस काइसेडो का जो सागा चल रहा है वो, और जो लेटेस्ट न्यूज है वो है कि काइसेडो के लिए चेल्सी लास्ट 24 आवर्स में और एक बिड सबमिट किया था जिसका वैल्यूएशन है आपका 80 मिलियन पाउंड, लेकिन फिर भी ब्राइटन ने ये वाला जो बिड है उसको रिजेक्ट कर दिया विद इन 24 आवर्स। तो इस चीज से साफ साफ पता चलता है कि ब्राइटन इज प्लेइंग वेरी वेरी हार्ड बॉल और मुझे लगता है कि ब्राइटन 100 मिलियन से नीचे मानेगा नहीं, क्योंकि अगर आप डेजर्वी का कमेंट्स भी देखें जब उसको काइसेडो को लेके पूछा गया तो उसने साफ साफ बोला कि अगर हम लोग का जो वैल्यूएशन है, हम लोग का जो प्राइस है वो चीज अगर कोई मैच कर देता है तो हम लोग काइसेडो को जाने देंगे। तो इस चीज से साफ साफ दिखाई देता है कि ब्राइटन 100 मिलियन से नीचे मानेगा नहीं और चेल्सी जब तक 100 मिलियन या फिर उसके आसपास नहीं चला जाता तब तक चेल्सी का जो बिड है वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज होने के बाद बहुत सारे चेल्सी के फैंस और बहुत सारे राइवल्स फैन भी बहुत से लोग ये चीज में बात करना चालू कर दिए कि काइसेडो का जो वर्थ है वो रियल में क्या 100 मिलियन है। तो मेरा इसमें कहना है कि नहीं, 100 मिलियन तो नहीं है, लेकिन 65 या फिर 70 मिलियन तो डेफिनेटली है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि मार्केट का जो इन्फ्लेशन है उसमें अगर आप कोई एवरेज प्लेयर के लिए भी इस मार्केट में आप जा रहे हो तो आपका 40 से 50 तो चला ही जाता है। तो उस चीज को अगर आप कंसीडर करोगे काइसेडो के लिए आपको मिनिमम 75 to 80 खर्चा करना ही पड़ता, जो चेल्सी ने खर्चा करने की कोशिश भी किया, क्योंकि उन लोगों का लास्ट जो बिड है वो तो 80 मिलियन ही है। लेकिन ब्राइटन यहाँ पे हार्ड बॉल खेल रहा है और ब्राइटन 100 मिलियन से कम में नहीं मान रहा है। इसमें चेल्सी का तो कोई गलती नहीं है ना।
जब कोई प्लेयर खरीदने जाता है कोई क्लब, तो उसके पीछे जितने भी सारे फुटबॉलिंग डिसीजंस है उसको धीरे धीरे करके समझना होगा। अगर चेल्सी काइसेडो के लिए जा ही रहे हैं तो इसमें अगर पोचेटिनो का से है कि नहीं मुझे ये प्लेयर चाहिए, क्योंकि इसको छोड़ के मेरा जो सिस्टम है वो उतना इफिशिएंटली काम नहीं करेगा, तो ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय सिस्टम। तो अगर ऐसा होता है तो उस चीज में चेल्सी को और ज्यादा पैसा खर्चा करना ही होगा। इसमें चेल्सी का कोई दोष नहीं है और इसमें प्लेयर का भी कोई दोष नहीं है। ये जो चीज है इस चीज का फायदा उठा रहे हैं ब्राइटन, क्योंकि ब्राइटन को भी मालूम है कि काइसेडो का जो वर्थ है वो बहुत ज्यादा है और काइसेडो को लेके जो बिजनेस है वो तो वो लोग करेंगे ही। ये सेम चीज वो लोगों ने चेल्सी के साथ पहले भी किया है कुकुरेया के टाइम पे। उस टाइम पे भी ज्यादा पैसा डिमांड किए थे, उस टाइम में भी चेल्सी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था, इसलिए चेल्सी वो प्राइस मैच कर दिया था। और अगर चेल्सी या फिर पोचेटिनो को लगता है कि काइसेडो उतना ही इंपॉर्टेंट है तो इन दैट केस चेल्सी शुड हैव गो फर्दर इन दिस डील। तो इस हिसाब से आप इस चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अभी मार्केट ऐसा ही है, अगर कोई प्लेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अगर पेरेंट क्लब समझ जाता है कि ये हम लोगों के पास से ये प्लेयर खरीदेगा ही 100%, तो हम लोग जितना उस चीज को मिल्क कर सकते हैं उतना कर लेंगे। तो ये चीज के लिए आप ब्राइटन को क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन चेल्सी अगर 100 मिलियन देके काइसेडो को लेके आता है तो उस चीज को क्रिटिसाइज करने की कोई मतलब नहीं। ये चीज पूरा डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है और आपका कौन सा प्लेयर आपका इंपॉर्टेंट है जिसको आपको यही ट्रांसफर विंडो के अंदर ही खरीदना होगा। तो अगर आपको ऐसा करना होता है कभी कभार तो आपको ज्यादा ओवर पे करना पड़ता है, मार्केट ऐसा ही है, तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। और मेरे ख्याल से जैसे चेल्सी अभी तक बहुत सारे बिड सबमिट कर चुका है, तो मेरे ख्याल से चेल्सी और भी एक बिड सबमिट करेगा, क्योंकि चेल्सी को काइसेडो चाहिए। और ये चीज फाब्रिज़ो ने भी बोला है कि काइसेडो के साथ चेल्सी का जो एग्रीमेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है। चेल्सी जाएगी और एक बिड लेके जो कि आपका 100 मिलियन के आसपास ही होगा और ब्राइटन उसके बाद ये जो बिड होगा उसको एक्सेप्ट कर लेगी। इसके बाद बात करेंगे कॉनर गलेगर को लेके। गलेगर के लिए वेस्ट हैम और न्यूकैसल दे आर रियली वेरी इंटरेस्टेड टू साइन द प्लेयर, लेकिन चेल्सी की तरफ से जितने भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो है कि चेल्सी आर नॉट विलिंग टू सेल कॉनर गलेगर। तो गलेगर के लिए अगर वेस्ट हैम या फिर न्यूकैसल कोई बड़ा बीट कर दे तो उस टाइम पे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो अभी भी जितने भी सारे रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक चेल्सी आर नॉट लुकिंग टू सेल गालेगर उनके प्लान में है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है गालेगर को लेकर। इसके बाद बात करेंगे लिवरपूल को लेकर। लाविया के लिए जो बीट लिवरपूल सबमिट किया वो लाविया का जो वैल्यूएशन है उसके आसपास ही है और बहुत अच्छा बीट है कि लिवरपूल का जो बिजनेस है वो सच में रिसेंट टाइम्स में बहुत अच्छा है। जो मैकालिस्टर के टाइम पे भी सब लोगों को देखने को मिला कि उतने सस्ते पे आप मैकालिस्टर जैसे प्लेयर को सिक्योर कर पा रहे हो। उस हिसाब से अगर देखें तो लाविया का जो डील है ये भी बहुत बढ़िया ही है लिवरपूल के लिए, क्योंकि फाब्रिज़ो का और एक न्यूज आ गया फाबिनियो को लेके कि फाबिनियो के डील में बीच में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी और सुनने में आ रहा था कि शायद ये डील ना हो, लेकिन फाब्रिज़ो ने उसमें भी एक कंफर्मेशन दे दिया कि फाबिनियो का जो डील है वो अभी बहुत जल्दी कंक्लूड हो जाएगा, दोनों क्लब के बीच बहुत जल्दी एग्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद फाबिनियो का मेडिकल होगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे पेपर वर्क्स बाकी हैं, उसके लिए थोड़ा डिले हो रहा है। तो फाबिनियो को लेकर जितने भी सारे दिक्कतें आ रही थी उस चीज पे एक क्लैरिटी आ गया। इसके बाद बात करेंगे आर्सेनल को लेकर। लोवियो लाविया वाला जो डील था उसमें से आर्सेनल ऑलरेडी बैकआउट कर चुका, क्योंकि आर्सेनल अभी थॉमस पार्टे को जाने नहीं देंगे, ऐसा ही न्यूज आ रहा है। और जितने भी सारे टियर 1 सोर्सेस हैं सभी ने मोरलेस इस चीज को कंफर्म किया, शायद आर्सेनल पार्टी को रोक ले, जो मेरे ख्याल से एकदम ठीक डिसीजन है, क्योंकि आप ऑलरेडी जाका को छोड़ दिए और आपका नया जो साइनिंग है वो है डेक्लन राइस। उसके बगल में अगर पार्टी कभी कभार डबल पिवट में खेलेगा तो वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा, और एक ही विंडो में पार्टी और जाका को छोड़ देना ये थोड़ा रिस्की हो जाता। इसके बाद बात करेंगे एम्बापे वाला जो सागा चल रहा है उसको लेके। एम्बापे का जो एजेंट है उसकी फैमिली है, उसकी मदर उसका एजेंट है। तो रिसेंटली जो रिपोर्ट आया एम्बापे को लेके उसमें ये चीज बोला गया है, किलियन एम्बापे's mother has told Real Madrid that they are trying to lower the 250 मिलियन यूरो फी सेट बाय पीएसजी। क्योंकि सब लोगों को पता है अगर एम्बापे रियल मैड्रिड में जा रहा है, रियल मैड्रिड एम्बापे के लिए 250 मिलियन यूरो तो पे नहीं करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एम्बापे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो 1 साल में खत्म हो रहा है। तो इसके लिए इतना सारा पैसा तो रियल मैड्रिड पे नहीं करने वाला था। और उसके साथ साथ रिपोर्ट में ये चीज भी बोला गया कि नासिर अल खलीफी इज ऑल्सो ट्राइंग टू लोअर द प्राइस, क्योंकि
एम्बापे का जो करेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मेंशन किया हुआ है कि एम्बापे का जो सेल है उसका कुछ परसेंटेज एम्बापे के पास भी जाएगा। तो एम्बापे को बेच के जितना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा उसमें से ज्यादा परसेंटेज आपको एम्बापे को भी देना होगा। तो इसलिए ये जो सिचुएशन है ये अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और तो देखते हैं आगे एम्बापे का सागा में और भी कितना ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है। इसके बाद बात करेंगे सादियो माने को लेके। तो अकॉर्डिंग टू फैब्रिजियो रोमानो, सादियो माने का जो डील है वो और एक स्टेप क्लोजर हो गया क्लोजिंग के तरफ, क्योंकि दोनों क्लब के बीच जो बातचीत चल रहा था वो और भी एडवांस हो चुका है और बहुत जल्द अल नसर एक ऑफिशियल बिड भी सबमिट कर देगा। तो मुझे लगता है कि उससे पहले प्राइस को लेके जो फाइनल डिसीजन है इसमें ही दोनों क्लब अभी बातें कर रहे हैं। वंस इट इज एक्सेप्टेड बाय बोथ द क्लब्स उसके बाद फाइनल जो बिड है वो सबमिट हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हैरी केन को लेके। फैब्रिजियो ने जो रिपोर्ट किया था उसमें उन्होंने कहा था कि डैनियल लेवी के साथ बायर्न म्यूनिख का बोर्ड का एक मीटिंग फिक्स हुआ है आज, क्योंकि बायर्न म्यूनिख ने जो लास्ट बिड सबमिट किया था आपका जो 80 मिलियन के आसपास कुछ था और वो बिड सबमिट करने के बाद ही तुरंत रिजेक्टेड हो गया था। तो अभी बायर्न म्यूनिख के जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो डैनियल लेवी के साथ एक फेस टू फेस मीटिंग करना चाहते हैं, लेकिन फैब्रिजियो ने आज जो चीज पोस्ट किया उसमें बोला गया कि डैनियल लेवी के साथ जो ये मीटिंग है वो पोस्टपोन्ड हो गया और कमिंग वीक में वो मीटिंग रीअरेंज होगा। तो देखते हैं इन लोगों का मीटिंग कब होता है और उसके बाद क्या न्यूज आता है। तो इसके बाद बात करेंगे रियाद माहरेज को लेकर। रियाद माहरेज का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया फ्रॉम अल अहली, ही इज सक्सेसफुली जॉइंड द सऊदी क्लब। और उसके बाद बात करेंगे आपका मार्को इकार्डी को लेके। मार्को इकार्डी भी अभी पीएसजी से उनका जो मूव हो रहा था गैलाटासराय में वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। और इसके बाद चेल्सी में से भी और एक आपका न्यूज आया है, वो है आपका कैलम हडसन-ओडोई को लेके। फुलम इज रियली इंटरेस्टेड टू साइन हिम और ऑलरेडी फुलम चेल्सी के साथ बातचीत चालू कर दिया है। देखने वाली बात होगी कि फुलम कितने दिन में ये डील सिक्योर कर पाता है और कैलम हडसन-ओडोई जो चेल्सी के प्लान में नहीं था उसको भी चेल्सी कितने दिन में ऑफलोड कर पाता है। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे, क्योंकि जितने भी सारे मेजर टॉकिंग पॉइंट्स था, मेजर ट्रांसफर अपडेट्स था, मैं मोरलेस सभी चीज को कवर कर चुका। तो इसके बाद अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाता है या फिर कोई दूसरा अपडेट्स आ जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है तो उसको लेके मैं वापस से वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने लेके आऊंगा। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। जो लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं और जो लोग फुटबॉल को लेके कल्चर करते हैं और जो लोग फैंस हैं उनमें ये वीडियो को जरूर शेयर करें। तो तब तक गुड बाय, टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।